चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पेसिफिकेशन 100 at 6 G5 कोई नंबर दिया है, मीन्स दैट, इसका मतलब बताना है आपको क्या होता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है तो कर नहीं पाते हैं लोग। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बेसिक साइज। ठीक है, इसको समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ देखिए कुछ नंबर दिया होता है आपको 100 at 6 G5, जो साइड में लिखा है रेड कलर से। देखिए लिमिट एंड टॉलरेंस, ये क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस वाला चैप्टर उससे है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 100 का मतलब है वो होता है बेसिक साइज, एच का मतलब है कैपिटल एच है, उसका मतलब होता है फंडामेंटल डाइवेशन ऑफ होल। 6 का मतलब है यहाँ पे टॉलरेंस फॉर होल, एंड जी का मतलब स्मॉल जी है तो उसका मतलब फंडामेंटल डाइवेशन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, डोनेशन लिख गया है, गलत हो गया थोड़ा, तो फंडामेंटल डाइवेशन ऑफ शाफ्ट। फिर 5 का मतलब है यहाँ पे टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, तो याद रखना आप। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि कैपिटल लेटर यहाँ पे एच है तो वो होल के लिए शो करता है, होल के लिए हम शो कराते हैं कैपिटल लेटर, जैसे ए बी सी डॉट डॉट जेड तक। और स्मॉल लेटर यूज़ फॉर शाफ्ट, और शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर जैसे जी है या C11 D1 डब्ल्यू एफ एच यू एच एन 6 जो भी है। तो इस टाइप के लेटर, स्मॉल लेटर आपको दर्शाएगा शाफ्ट के लिए, एंड होल के लिए आपको कैपिटल लेटर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से डिज़ाइन करके बनाए हैं स्पेशल फॉर सेल एग्जाम के लिए, और PSU के लिए, आपके विजाग स्टील के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द डायमेंशन इज एक्सप्रेस एज 20, अपर लिमिट दे रखी है आपको 0.035 एंड लोअर लिमिट -0.025, द देन द टॉलरेंस, तो टॉलरेंस बताना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल सेल एग्जाम में, तो टॉलरेंस आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए समझिए इसको। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है आपकी 20 की पावर, अपर लिमिट दे रखी है 0.035 और लोअर लिमिट दे रखी है 0.025। तो आपको टॉलरेंस बताना है। टॉलरेंस देखिए होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट मैंने देखिए कितनी रखी है 0.035 रख दी, और माइनस, फिर माइनस करना है। ठीक है, माइनस का ये दे रखा है तो माइनस का क्वेश्चन में लेंगे 0.025। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.035 माइनस और माइनस प्लस हो गया 0.025, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 0.06। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर्स डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक बाय। आपको बताना है कि एक्यूरेसी माइक्रोमीटर की, कैलिपर की या डायल इंडिकेटर की किससे चेक की जाती है। फीलर गेज, स्लिप गेज, रिंग गेज और प्लग गेज। तो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसी में रिंग गेज है वो। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्लिप गेज, बी आंसर। ये आपको चित्र में भी दिखाया गया होगा, स्लिप गेज है। तो इससे क्या करते हैं, कोई भी माइक्रोमीटर है अपना या कैलिपर से उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू के ब्लॉक रखे हैं, देख रहे होंगे आप। इससे क्या होगा कि एक्यूरेसी उसकी चेक करी जाएगी कि हमारा माइक्रोमीटर सही है, ख़राब तो नहीं हो गया है। तो इससे हम चेक करके उसको स्टैंडर्ड साइज में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। एक्चुअल डायमेंशन, नॉमिनल साइज, बेसिक साइज या टॉलरेंस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस, मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, इससे मुझे पता चलता है कि आप मतलब मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। मतलब कोई ऐसा आपको बताना है कौन सी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड घिसता नहीं है, ऐसा कौन सी वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, मैनुअल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा TIG वेल्डिंग। TIG की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें इनर्ट गैस भी यूज़ करी जाती है, वो हीलियम होती है और आर्गन होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थर्मिट यूज इन थर्मिट वेल्डिंग इन ए मिक्सचर ऑफ। आपको मिक्सचर बताना है, थर्मिट क्या होता है वो बताना है। देखिए आंसर आप खुद पढ़िए, और अच्छे से नहीं तो मुझे बता दिया करिए कि मैं आंसर पढ़ूँ। ठीक है, क्योंकि आंसर पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाता है थोड़ा, तो आप खुद देख लीजिए करिए और समझ में आएगा अपने से अच्छे से।
तो आंसर तो मैं बता ही देता हूँ आपको बाद में। तो देखिए थर्मेट वेल्डिंग का मिक्सचर होता है आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए थर्मेट वेल्डिंग का मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखा है अपना। देखिए थर्मेट वेल्डिंग का जो रेशियो होता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वो होता है 3:1। अब वहीं पे ये पूछ ले उसमें क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, ऐसे पूछ लिया जाए तब रेशियो क्या होगा, तो 1:3 होगा। याद रखना एल्यूमिनियम पहले आ रहा है या आयरन आयरन पहले आ रहा है, आयरन पहले आएगा तो 3:1 होगा, और एल्यूमिनियम पहले ही पूछा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड ऐसे पूछा तो 1:3 आएगा, ये समझ लेना आप। और देखिए एप्लीकेशन क्या होती है, थर्मेट वेल्डिंग का यूज़ हम करते हैं रेल ट्रैक या आई सेक्शन, रेल की जो पटरी होती है वहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए। दो दो देखिए चित्र में भी दे रखा है, और गैप मैं बता रहा हूँ आपको 25 मतलब मिलीमीटर होता है, उस गैप इतना गैप होना चाहिए, इसके लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों हैं, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं बार बार लाइक करने के लिए क्यों बोलता हूँ। देखिए लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि देखिए मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट कलेक्शन करता हूँ, फिर टाइपिंग करता हूँ आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन का, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप एक लाइक करेंगे तो उससे क्या है, मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लाइक कर रहे हैं, तो मैं और भी कंटेंट अच्छे से बनाऊँगा। और कमेंट करके भी बता दिया करिए कि मतलब वीडियो कैसा बना है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन टाइप के पूछे जाते हैं सीएल में, पीएसयू में, और जो भी विजाग स्टील में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजली पेंटेड विद, ऑक्सीजन सिलेंडर किस कलर का होता है, तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर होता है आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, एक C2H2 एसिटिलीन सिलेंडर होता है, वो आपका वो होता है मरून कलर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा, ब्लैक कलर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्डिंग से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए कास्टिंग डिफेक्ट विद रिजल्ट इन जनरल एनलार्जमेंट ऑफ ए कास्टिंग इज नॉन। देखिए कास्टिंग एक डिफेक्ट है, कास्टिंग में एक डिफेक्ट होता है, एक जनरल एनलार्जमेंट होता है। ठीक है, फूल जाता है एक तरीके का कास्टिंग, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बताइए, शिफ्ट या सैंड वॉश या स्वेल या स्कैब, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वेल हो जाएगा, SWELL। आप फिगर में भी देख सकते हैं स्वेल, आपको फिगर में अच्छे से देखिए समझ में आ गया होगा। कोई कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब उनमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसको हम स्वेल डिफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो रहा होगा आपको। जो भी मेरे भाई हैं बहन हैं जो भी हैं, जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फुलर आर यूज, फुलर मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फॉर नेकिंग डाउन ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको समझते हैं कि कैसा क्या करते हैं इसमें, इस प्रोसेस में। यहाँ पे देखिए आप अपर फुलर दे रखा है, आपको बॉटम फुलर देखा है, ये चित्र में देख सकते हैं आपको फिगर में, ये इस टाइप के होते हैं फुलर। अब इनका यूज़ क्या होता है, चलिए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुलर का यूज़ क्या होता है, नेकिंग डाउन बताया था मैंने, तो पीस को क्या करते हैं, देखिए अपर फुलर भी लगाया है, नीचे अन्य बॉटम फुलर भी लगाया है, तो दोनों से क्या करते हैं, कोई भी पीस है उसको हम दबाते हैं। ठीक है, इस शेप में जो आप दिख रहे होंगे फिगर में, तो इसको इसमें होता क्या है कि लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और एरिया है आपका वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको फुलरिंग भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम फुलरिंग भी बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, समझ लीजिए यहाँ पे इस तरीके की होती है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस भी समझते हैं एक। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपसेटिंग क्या होती है। देखिए अपसेटिंग में क्या करते हैं, एक हैमर होता है और एक छोटा सा रॉड है या वर्क पीसेस है, उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ाते हैं, ऊपर से मतलब मारेंगे हथौड़ा, तो क्या होगा कि आपका देखिए एक एक हीटेड पोर्शन बन रहा है वहाँ पे, तो इस तरीके से हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कम कर रहे थे, यहाँ पे इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डायमेंशन व्हेन फॉर्जिंग डिक्रीज द लेंथ, और लेंथ को हम डिक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं अपसेटिंग। क्लियर हो रहा होगा आपको, तो आप तो लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात है मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, कि देखिए होता क्या है कि
कुछ ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिसमें क्या है कि मान लो कि लड़कियों के कुछ वीडियो आ गए जो डांस कर रही हैं, या मतलब कुछ ऐसे उल्टे सीधे वीडियो, उसको तो आप लाइक कर देते हो, लेकिन इस वीडियो को आप देख रहे हो तो लाइक करने में दिक्कत होती है और सब्सक्राइब करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप इतना तो मतलब कर सकते हैं कि लाइक तो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना क्या है कि आपकी मर्ज़ी है, वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अच्छी बात है। इससे क्या है, नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द कास्टिंग मेथड एडेप्टेड फॉर ऑर्नामेंट एंड टॉयज़ फॉर नॉन फेरस अलॉय। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कास्टिंग है जिसमें मतलब हम ऑर्नामेंट मतलब आभूषण होते हैं ना अपने, तो उनको हम बनाते हैं और नॉन फेरस मटेरियल। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा आपको स्लश कास्टिंग हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट बार इंडियन ऑयल में पूछा गया था, जो आपका कोलकाता में पेपर हुआ था उसमें पूछा जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। तो आपको बताना है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्स एंड पैडिंग। तो इन आंसर तो आपने सबने पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी देखा होगा, पर इसको समझ लीजिए कि है क्या। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, बी चिल्स एंड पैडिंग। तो नेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का मतलब आप समझ लीजिए, नीचे एक फिगर दे रखा है, कहीं से भी हमने पोरिंग मटेरियल डाला, आपने पिघला हुआ मटेरियल डाला किसी भी आपने कैविटी में, तो रनर से लेकर राइजर तक आपका जो मटेरियल जाएगा उसको हम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, जो सॉलिड होगा बाद में जाके कैविटी में जाके। ठीक है। अब यहाँ पे चिल्स का मतलब क्या होता है, चिल्स आर यूज टू प्रोवाइड प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन एंड टू अवॉइड द श्रिंकेज कैविटी। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन में। इसका इसके बाद देखिए ये बोल रहा है कि अवॉइड द सिंकेज कैविटी, जो सिकुड़ जाती है जो कैविटी, उसको अवॉइड करने के लिए चिल्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए चिल्स आर लार्ज हीट सिंक। तो आपको बता दिया है कि चिल्स एक लार्ज लार्ज हीट सिंक है। ठीक है। तो यहाँ पे चिल्स का मतलब समझ में आ गया। आप पैडिंग का मतलब समझिए। तो यहाँ पे देखिए पैडिंग क्या है। पैडिंग का मतलब देखिए फिगर देखिए आप अच्छे से। तो यहाँ पे एक मोड दे रखा है आपको, और पैडिंग आपने देख नीचे लिखा भी है चित्र में। तो देखिए पहले पैडिंग में लिखा क्या है, टेपरिंग ऑफ थिनर सेक्शन टुवर्ड थिकर सेक्शन इज नॉन एज पैडिंग। मतलब टेपर होता है थिनर सेक्शन से थिकर सेक्शन तक, उसको हम बोलते हैं पैडिंग। इधर क्लियर हुआ। ठीक है, मोटा से मोटे से पतले की तरफ जा रहा है, मतलब टेपर हो रहा है एक तरीके का, इसको हम पैडिंग बोलते हैं। दिस विल रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मटेरियल, ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल है। और इसके बाद इफ पैडिंग इज नॉट प्रोवाइड सेंट्रल लाइन सिंकेज और पोरोसिटी विल रिजल्ट इन द थिनर सेक्शन। तो देखिए ये कह रहा है कि पैडिंग मतलब, तो यहाँ पे समझिए देखिए पैडिंग अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, थिकर सेक्शन मतलब थिनर सेक्शन से थिकर सेक्शन की तरफ जा रहा है तो उसको पैडिंग बोलते हैं। पर यहाँ पे अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर पैडिंग, तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिफेक्ट होगा श्रिंकेज सिकुड़ने का, और पोरोसिटी का डिफेक्ट होगा, रिजल्ट इन द थिनर सेक्शन। आपको सब लिख रखा है, अच्छे से पढ़िए और समझिए इसको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिल्स एंड पैडिंग। जो आ जाता है क्वेश्चन में तो समझ नहीं पाते हैं लोग। कास्टिंग कास्टिंग का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द पर्पस ऑफ ए गेट इज। गेट आपको बताना है, कास्टिंग से ही क्वेश्चन है, कास्टिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि देखिए सेल में काम क्या होता है आपको बता दूं, सेल में काम होता है आपका स्टील से रिलेटेड काम होता है, स्टील के प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहाँ पे क्या है, कास्टिंग प्रोसेस होता है और मटेरियल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, द पर्पस ऑफ गेट इज टू। तो गेट आपको बताना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, डिलीवरी मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। तो इसको समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम समझेंगे, देखिए गेट का मतलब क्या है। यहाँ पे चित्र में तो आपको गेट दे रखा नहीं है, लेकिन दूसरा फिगर दिखाऊंगा अभी जस्ट। तो यहाँ पे देखिए लेडल होता है, लेडल से क्या करते हैं अपन कि मोल्टन मेटल होता है मतलब पिघला हुआ धातु, तो वो डालेंगे अपन पोरिंग बेसन में। पोरिंग बेसन से जाएगा आपका रनर में। ठीक है, स्प्रू से होते हुए रनर में जाएगा आपका, और रनर्स के बाद फिर गेट आता है, फिर कैविटी आती है आपकी, जिसमें कैविटी में भर जाता है आप जो भी मटेरियल बनाना चाहते हैं। उसके बाद फिर राइजर में जाता है। ठीक है, दूसरे फिगर में समझ लेते हैं आप। यहाँ पे कुछ पार्ट और देखिए, देखिए यहाँ पे अपर पार्ट को हम कोप बोलते हैं और बॉटम पार्ट को हम ड्रैग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट। देखिए इस फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रनर से होता हुआ कोई मोल्टन मेटल है, पिघला हुआ धातु डालेंगे, फिर उसके बाद गेट में जाएगा। गेट मतलब क्या करता है, रनर को और जो भी मोल्ड मोल्ड है आपका सांचा है वहाँ तक जोड़ेगा आपको रनर। रनर के बाद फिर पिघला हुआ धातु कैविटी के अंदर भर जाएगा, उसके बाद फिर निकलेगा आपका राइजर में। ठीक है।
तो राइज़र इसलिए बनाते हैं क्योंकि देखिए बाद में क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा कैविटी तक पूरा भर गया है, फिर उसके बाद वो राइज़र से निकलता है और उससे होता है कि आपको जो गैसेस हैं वो भी निकल जाती हैं, इससे हमारा अच्छा एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे एक कोर प्रोडक्ट और आया है कि कोर क्या होता है, कोर समझ लेते हैं। चलिए, फिगर में एक कोर शब्द आया है, यहाँ पे क्या है, मोल्ड मोल्ड है उसके बीच में कोर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है इसका हम समझ लेते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ कोर को समझिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोर क्या होती है? द कोर आर डिफाइंड एज सैंड बॉडीज यूज टू फ्रॉम द हॉलो पोर्शन और कैविटी ऑफ डिजायर शेप एंड साइज एक कास्टिंग। देखिए ये कुछ नहीं है, कोर एक 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 तरीके का आपका सैंड बॉडीज टाइप का होता है, सैंड का मतलब बालू होती है उसकी बॉडी बना देते हैं। बस होता क्या है कि कोई भी हमें एक मोल्ड है उसमें एक हॉलो पोर्शन बनाना है, मतलब उसको एक अंदर को हॉलो बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए कोर यूज़ करते हैं, आप समझ गए होंगे। जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका, उसको अंदर हॉलो बनाना है, जैसे मान लो जिम का कोई वो है तो अंदर पाइप बनाना है, पाइप की तरह हॉलो होता है ना उसके अंदर, तो उस तरीके का हमें बनाना है, तो हमें कोर यूज़ करनी पड़ती है। तो क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्लियर हो रहा होगा आपको, सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक करते जाना बस। तो सीम वेल्डिंग इज ए, सीम वेल्डिंग बताना है आपको, तो इनमें से आंसर कौन सा होगा आपका, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग। तो इसको हम समझते हैं कौन सी है सीम वेल्डिंग। यूट्यूब पे आप सारे वीडियो देख लेना, इस तरीके का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो देखिए सीम वेल्डिंग, देखिए इसको हम रोल स्पॉट भी वेल्डिंग बोलते हैं और कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सीम वेल्डिंग को इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इज अप्लाइड बाई रोलर्स, मतलब इसमें क्या करते हैं कि प्रेशर जो अप्लाई करता है वो रोलर के थ्रू करा जाता है। देखिए गोल गोल आपको दिख रहा होगा, ये रोलर्स हैं, फोर्स अप्लाई करा जाता है इससे। तो क्या है, मल्टी स्पॉट होता है, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग होता है। लीक प्रूफ जॉइंट आर ऑब्टेन, और इससे क्या करते हैं कि लीक प्रूफ जॉइंट होते हैं वो आपको प्राप्त होंगे, मतलब इसमें कोई लीक नहीं होगा है। यूज फॉर वेल्डिंग थिन मटेरियल, और थिन मटेरियल के यूज करा जाएगा। देखिए इसकी जो मोटाई होगी आपकी 0.025 से लेके 3 mm तक होगी, 3 mm तक। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द टाइप ऑफ टूल यूज ऑन ए लेथ, शेपर एंड प्लेनर। तो आपको बताना है कौन सी तरीके का जो टूल है वो शेपर, प्लेनर और लेथ में यूज किया जाता है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो इसके आप पार्ट्स भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और इसके एंगल भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए शैंक होता है, बेस है, साइड कटिंग एज एंगल होते हैं इसमें, और फेस है आपका, नोज है, हील है। तो ये क्या है, ये कटिंग टूल आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल शेपर में, प्लेनर में और आपका लेथ मशीन में यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो आप समझ गए ये ऐसा होता है। अब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं ये वो भी देख लेते हैं। देखिए वीडियो बेशक बड़ा बने में लेकिन क्लियर होनी चाहिए चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं, जैसे आपका मिलिंग कटर है, फर्स्ट देख रहे होंगे आप, दूसरा देखिए आप सेकंड, एक ड्रिलिंग बिट है आपकी, वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आती हैं। फिर ऊपर देखिए ब्रॉचिंग है आपका, ब्रॉचिंग भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग याद रखना मल्टी पॉइंट कटिंग कटिंग टूल्स की तरह काम करता है। इसमें क्या है, छोटे छोटे एब्रेसिव, मतलब एब्रेसिव कट होते हैं, तो वो क्या करते हैं मल्टी पॉइंट की तरह किसी भी मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है, घिसते हैं। तो ये सब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो क्लियर हुआ होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल। तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल में आपको बाइंडिंग मटेरियल बताना है कि कौन सा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कोबाल्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे सीमेंटेड कार्बाइड टूल का जो टूल बनाया जाता है उसमें उसको क्या है, मटेरियल होगा कुछ भी सीमेंटेड कार्बाइड, तो उसको एक जोड़ा जाता है, उसको चिपकाया जाता है अच्छे से, तो कोबाल्ट यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो चलिए क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लैंक वियर अकर्स मेनली ऑन द, ये एक टूल का क्वेश्चन है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। तो फ्लैंक वियर आपको बताना है। फ्लैंक वियर देखो होता है नोज पार्ट में, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। आप इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब वर्क करता है, किसी भी मटेरियल को जब काटता है, तो वहाँ पे क्या है कि नोज पे वो टूट जाता है, तो उसको ही हम बोलते हैं फ्लैंक वियर।
तो यहाँ क्लियर हुआ होगा, आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दिख भी रहा है, वहाँ पे नोज पार्ट भी दिख रहा है और आपको दिख रहा होगा, शो करा रहा है फ्लैंक भी है। तो रेड पोर्शन है वो वहाँ पे क्या है, खराब हो गया है, ठीक है, या टूट गया है, इस तरीके का समझ लीजिए। तो फ्लैंक वियर होता है। अब क्रेटर वियर भी आता है, वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ क्रेटर वियर देखिए, आपको सबसे पहले फिगर देखना है क्रेटर वियर का। तो क्रेटर वियर में होता क्या है कि ये रैक सरफेस पे होता है। तो क्लियर हुआ होगा, फोर्स एट द कटिंग टूल, तो रैक सरफेस पे होता है वो। और वो फ्लैंक वियर होता है, वो होता है आपका नोज पार्ट पे। तो फ्लैंक वियर इज मेजर्ड बाय विड्थ आपका डोमिनेटेड एट द लो स्पीड। देखिए लो स्पीड के कारण होता है, जब स्पीड लो हो जाती है, आप फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे फ्लैंक सरफेस पे, रैक सरफेस पे आपका क्रेटर वियर होता है, खराब हो जाता है टूल यहाँ पे। तो क्रेटर वियर ऑकर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल। इसके बाद ये कुछ पॉइंट हैं, चलिए अब यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि क्रेटर वियर होता क्या है, फ्लैंक वियर क्या होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन द रिलेशन वी टी की पावर एन इजकल टू सी द वैल्यू ऑफ फॉर कार्बाइड टूल इज। तो आपको एन की वैल्यू आपको बताना है, जो टूल एक्सपोनेंट होता है, तो कार्बाइड टूल के लिए कौन सी वैल्यू होती है इसकी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 0.22 0.25, मतलब बी आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं कि और भी क्या क्या वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे एन की वैल्यू। तो यहाँ समझिए, देखिए वी टी की पावर एन इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका टूल लाइफ इक्वेशन है। यहाँ पे एन होता है टूल एक्सपोनेंट और वी होती है कटिंग स्पीड और टी है आपका टूल लाइफ। तो यहाँ पे जो एन डिपेंड करता है वो टूल मटेरियल पे डिपेंड करता है, एन वर्क पीसेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टूल एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है अलग अलग मटेरियल के लिए। तो देखिए हाई स्पीड स्टील के लिए आप देखिए 0.08 से लेकर 0.2 तक होती है। कास्ट अलॉय के लिए देखिए 0.15 से लेकर 0.2 तक होती है। कार्बाइड की देखिए 0.2 से लेकर 0.6, और सिरेमिक के लिए देखिए 0.5 से लेकर 0.8। तो आप याद कर लेना, इसकी अलग अलग वैल्यू पूछी जा सकती है। अभी हाई स्पीड स्टील के लिए पूछ ली तो आप बता देंगे 0.08 से लेकर 0.2, तो आप लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द एंगल बिटवीन द लेस सेंटर। तो एंगल बिटवीन, आपको एंगल बताना है लेस सेंटर का कितना होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 60, सी आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लेस सेंटर दिख रहा होगा। तो ये एक फिगर है, इसका जो एंगल होता है वो होता है 60 का एंगल होता है। अब दूसरा फिगर भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे लेस सेंटर का आप एंगल देख सकते हैं। तो 60 का होता है। यहाँ पे एक टेल स्टॉक आपका बना हुआ है, तो टेल स्टॉक के पार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेड वे से लेथ जो टेल स्टॉक होता है वो किस बोल्ट से फिक्स हुआ होता है, तो यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लैंप बोल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। देखिए मैंने यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो देखिए द चैम्फरिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ, चैम्फरिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेशन होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेवलिंग द एक्सट्रीमली एंड ऑफ ए वर्क पीसेस, ये आंसर इसका हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कि कैसा होता है चैम्फरिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए कोई वर्क पीसेस है, चैम्फरिंग ऑपरेशन यहाँ पे कैसे है। तो कोई भी टूल है किसी भी वर्क पीस के कॉर्नर को काट रहा है, देखिए कॉर्नर को कटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक चैम्फरिंग ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि चैम्फरिंग ऑपरेशन होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। और देखो दोस्तों वीडियो तो बड़ा होगा, क्योंकि देखिए आप अच्छे से क्लियर करना है तो वीडियो बड़ा तो होएगा ही। तो यहाँ पे क्लियर करिए एक बार अच्छे से, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एन ऑपरेशन ऑफ एम्बोसिंग ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्क पीस इज नॉन। आपको बताना है कि कोई भी डायमंड शेप है किसी भी वर्क पीसेस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं। काउंटर बोरिंग, तो थोड़ा गलत लिख गया है, बी ग्रूविंग, नर्लिंग या फेसिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्लिंग। अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। देखिए नलिंग प्रोसेस में होता क्या है कि कोई मान लो आपका स्क्रू ड्राइवर है या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम अच्छे से पकड़ के फोर्स लगाते हैं, मतलब जिसमें स्लिप ना हो कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे मान लो कोई पेचकस है आपका, स्क्रू ड्राइवर है, वो स्लिप ना हो, इसलिए वहाँ पे नलिंग, एक नलिंग प्रोसेस की जाती है। इससे क्या है डायमंड शेप बन जाता है, अच्छी ग्रिपिंग हो जाती है हाथ में। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि नलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रेसिंग ए डायमंड शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन पैटर्न इनटू द सरफेस फॉर ग्रिपिंग सरफेस, ग्रिपिंग सरफेस के लिए हम नलिंग प्रोसेस करते हैं। क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल।
तो आपको बताना है कि ड्रिल जो बिट होता है उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 118, मतलब 118 डिग्री का एंगल होता है। तो देख लेते हैं इसकी फिगर को। देखिए आप फिगर देखिए, फिगर में आपको पॉइंट एंगल दिख रहा होगा, वो जो 118 का 118 का होता है। अब हाफ एंगल की बात करें तो 59, अदर हाफ एंगल की बात करें तो 59, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आपका एंगल पॉइंट एंगल हो जाएगा 118, मतलब 118 का। बाद बाकी आप देखिए जो फ्लूट क्या होती है, जिसके अंदर नाली टाइप की होती हैं उसको हम फ्लूट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्रिल बिट होती है इसके अंदर जो नाली टाइप की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको फ्लूट बोलते हैं। और ऊपर वाले भाग को जिसको ड्रिल ड्रिल के अंदर पकड़ा जाता है उसको हम शैंक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा वीडियो देखना अच्छे से। द कटिंग टूल इन ए मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, मतलब आपको बताना है कि कटिंग टूल है जो मिलिंग मशीन पर वो किस पे माउंट किया जाता है, किस पे लगाया जाता है। तो इसका आंसर बताइए आप, स्पिंडल होगा या आर्बर या कॉलम या नी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्बर। याद रखना, मिलिंग मशीन की बात करें तो जो मिलिंग कटर होता है वो माउंटेड किया जाता है आर्बर पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बफिंग व्हील आर मेड ऑफ। देखिए बफिंग व्हील किसका बना होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कॉटन फैब्रिक। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ग्राइंडिंग होता है आपका, फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिनिशिंग होती है। तो ये एक बफिंग लास्ट में आता है। ठीक है, बफिंग लास्ट में आता है। ये क्या करता है कि कोई मटेरियल है उसको चिकना करने के लिए, उसको चमकीला करने के लिए बफिंग करते हैं। तो इसका जो व्हील बना होता है वो कॉटन का बना होता है। आप देख सकते हैं चित्र में भी दिखाया गया है, फिगर में ये एक बफिंग व्हील है। क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गियर फिनिशिंग इज ए ऑपरेशन इज कॉल्ड, गियर फिनिशिंग जो ऑपरेशन होता है गियर को फिनिश करने वाला, वो किसको क्या बोलते हैं, शेपिंग, मिलिंग, हॉबिंग या बर्नसिंग। तो देखिए इसका जो आ जा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बर्नसिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, डी आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए बर्नसिंग जो ऑपरेशन है उसको समझिए, कोई भी गियर है उसके दांते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए एक रोलर होता है बहुत बड़ा, जो क्या करता है वो रोटेशन करता है उनके दांतों के ऊपर, तो क्लियर होता जाता है। आप देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिए कि पिछले साइड से रोलर आता आता हुआ वो आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो दांते हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है इन पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब फिनिशिंग होगी इनकी, जो जो दांते हैं उनकी। तो यहाँ क्लियर हुआ होगा बर्नसिंग ऑपरेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जिग आर यूज, जिग मतलब किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग, रीमिंग और टेपिंग ऑपरेशन। तो देखिए कोई ऑपरेशन होता है ड्रिलिंग, रीमिंग और टेपिंग, उसमें किसी भी टूल को होल्ड करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए और गाइड करने के लिए जिग का यूज किया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, और फिक्सर का यूज। तो फिक्सर का यूज क्या किया जाता है, फिक्सर का यूज ओनली फॉर होल्डिंग करने के लिए, टूल को होल्ड करने के लिए फिक्सर का यूज किया जाता है। तो जिग और फिक्सर क्लियर हुए हो गए यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या क्या कंसिस्ट करता है इसमें से, तो बताइए आप। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू। तो देखिए ये तीनों ही होती हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सी पी एम स्टैंड फॉर, सी पी एम आपको बताना है क्या है इसमें से। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्ट, PERT स्टैंड फॉर, पर्ट का फुल फॉर्म बताना है आपका क्या होता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, सी आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बार चार्ट इज सूटेबल फॉर, बार चार्ट किसके लिए सूटेबल होता है। तो लार्ज प्रोजेक्ट या मेजर वर्क या माइनर वर्क या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैंट चार्ट यूज फॉर, गैंट चार्ट मतलब किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना है। इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग या प्रोडक्शन शेड्यूल, या यह होता है मशीन टर्म्स पेयर शेड्यूल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, प्रोडक्शन शेड्यूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 31 क्वेश्चन देखिए, ब्लास्ट फर्नेस यूज फॉर प्रोड्यूस। तो ब्लास्ट फर्नेस आपको बताएं, ब्लास्ट जो भट्टी होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पिग आयरन। अब यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो क्यूपुला फर्नेस होती है उसमें मतलब किसके लिए होती है वो। तो क्यूपुला फर्नेस में आपका होता है आपका कास्ट आयरन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में जो फ्यूल यूज़ होता है वो आपको याद रखना है, फ्यूल यूज़ होता है आपका कोक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कास्ट आयरन इज ए। कास्ट आयरन किस तरीके का मटेरियल है आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल होता है कास्ट आयरन, याद कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस। तो आपको बताना है चिल्ड कास्ट आयरन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर आप बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाय क्विक कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। मतलब कास्ट आयरन, मोल्टन कास्ट आयरन को एक क्विक कूलिंग करके हम चिल्ड कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लियर होगा। 33 का मतलब आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन देखिए, ग्रे कास्ट आयरन हैज। ग्रे कास्ट आयरन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कार्बन इन द फ्रॉम फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। तो जो कार्बन होती है वो एक ग्रेफाइट के फॉर्म में होती है ग्रे कास्ट आयरन के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका 34 का ए आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील कंटेनिंग 0.8% टू 1.5% कार्बन इज नॉन एज। तो आपको बताना है कोई भी स्टील है उसमें 0.8% से 1.5% तक कार्बन है, तो उस कौन सी तरीके की स्टील बोलेंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब इसको हम समझ लेते हैं कौन कौन सी स्टील में कौन कौन सी कार्बन होती हैं। कि स्टील में कंटेनिंग कार्बन देखिए, डेड स्टील है आपका, डेड माइल्ड स्टील होती है, तो उसमें 0.15% तक कार्बन होती है। और लो कार्बन स्टील ये इसको बोलते हैं माइल्ड स्टील, तो इसमें होती है आपकी 0.15 से लेकर 0.45 तक कार्बन होती है। मीडियम कार्बन स्टील में देखिए 0.45 से लेकर 0.8% तक कार्बन होती है, और हाई कार्बन स्टील में देखिए 0.8 से लेकर 1.5 तक कार्बन होती है। तो याद रख लेना, ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो अच्छी तरीके से, याद भी कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किल्ड स्टील। किल्ड स्टील आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका आंसर मैं बता दूं, आर फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। देखिए किल्ड स्टील होती है उसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, मतलब जिसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम किल्ड स्टील को जब स्टील को हम बनाते हैं तो उसमें अगर ऑक्सीजन के अगर बबल्स होंगे अंदर तो डिफेक्ट हो जाएगा उसके अंदर, मतलब स्टील सही से नहीं होगी, बनेगी नहीं। तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी उसके अंदर, सारे ऑक्सीजन को हम निकाल देंगे, तो वहाँ पे क्या उस स्टील को बोलेंगे किल्ड स्टील। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि किल्ड स्टील, देखिए मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जैसे किल्ड स्टील हम बनाते हैं तो कैसे कहेंगे, मतलब फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, जिसके अंदर कोई ऑक्सीजन होएगी नहीं। ठीक है, अब ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे उसको, तो उसमें क्या मिलाते हैं हम, सिलिकॉन मिलाते हैं। याद रखना सिलिकॉन मिलाते हैं उसमें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अब देखिए सिलिकॉन एक डी ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है वहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्री इक्वल स्टील बनाने के लिए ऑक्सीजन, उसमें स्टील में क्या मिलाते हैं जिसमें मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो उसमें सिलिकॉन मिलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बॉल बियरिंग आर मेड ऑफ। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा गया था, और एक बार सेल का एग्जाम में भी पूछा गया था, और इंडियन ऑयल के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो बॉल बियरिंग बनी होती है आपकी क्रोम स्टील की। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं उनको ही पता होता है कि एग्जाम किस तरीके का आता है। ठीक है, जिसको पता है, जिन्हें एग्जाम ही नहीं दिए हैं तो उनको कैसे पता होगा क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये कोई कोड दे रखा है 1841। ठीक है, हाई स्पीड स्टील कंटेंट, तो 1841। तो हाई स्पीड मतलब क्या क्या कंटेंट करता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम होता है। टंगस्टन होता है 18, 18, और टंगस्टन क्रोमियम होता है 4% और 1% होता है आपका वेनेडियम। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका वेनेडियम 1, क्रोमियम 4 एंड टंगस्टन 18%। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हाई स्पीड स्टील मतलब HSS का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, इसका कोड होता है 1841, याद करना 1841। 18 क्या है यहाँ पे टंगस्टन, 4 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे क्रोमियम, और 1 है यहाँ पे वेनेडियम। और यहाँ पे कार्बन की अगर परसेंट पूछ लिए तो वो भी याद रख लेना 0.7%। SSC जेई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 0.7% कार्बन होती है। अब ये स्टील होता क्या है, इसमें कटिंग टूल के लिए यूज की जाती है। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हॉट हार्डनेस इसकी। ठीक है, हॉट हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है।
और टंगस्टन मेनली अलॉय एलिमेंट। तो क्या करते हैं, इसमें क्या है, टंगस्टन होता है वो मेनली हॉट हार्डनेस के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हॉट हार्डनेस समझिए क्या होता है। देखिए कोई भी टूल है अगर वो वर्क कर रहा है, कटिंग कर रहा है, तो क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है उसमें। तो क्या है, उसके टूटने की या उसके बेंडिंग होने की संभावना होती है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसमें टंगस्टन मिलाएंगे हम। टंगस्टन मिलाएंगे तो उसकी हॉट हार्डनेस बढ़ जाएगी, मतलब क्या होगा कि हीट हो जाएगा, मतलब रेड हो जाएगा वो, तो भी वो वर्क करेगा अच्छी तरीके से। बस ये है, तो याद रखना हॉट हार्डनेस के लिए हम टंगस्टन मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 18/8 स्टील कंसिस्ट ऑफ, तो आपको बताना है 18/8 स्टील है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और भी अदर स्टेनलेस स्टील है वो, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील होती है, उसमें देखिए क्या क्या परसेंट होती है। 11% टू 14% क्रोमियम होता है और उसके बाद 0.12% कार्बन होता है। हाँ, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक। इसके बाद देखिए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होती है, उसमें देखिए 18% क्रोमियम होता है और 0.12% कार्बन होता है। उसके बाद ऑस्टेनाटिक स्टेनलेस स्टील होती है, उसको 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है। ये इसको ही हम बोलते हैं ऑस्टेनेटिक स्टील, स्टेनलेस स्टील को 18/8 स्टील बोलते हैं, याद रखना। और ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, मतलब इसमें चुंबकत्व तो नहीं होता है। और ऊपर वाले जो मैटेन स्टिक स्टेनलेस स्टील उसमें चुंबकत्व होता है। क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल में। द टाइप ऑफ स्पेस लैटाइस इज फाउंड इन गामा आयरन। तो आपको बताना है कौन सा स्पेस लैटाइस गामा आयरन में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटाइस, को हम FCC भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। नोट्स है यहाँ पे, देखिए कुछ टेम्परेचर अलग 768 है, 910 है, 1400 डिग्री और फिर 1539। तो देखिए यहाँ पे जो BCC मटेरियल होता है वो फेराइट फेराइट की कंडीशन में बनता है, जहाँ यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा फेज होता है। ऑस्टेनाइट में देखिए आप, ऑस्टेनाइट में देखिए यहाँ पे FCC बनता है और गामा फेज होता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए फेराइट में यहाँ पे अल्फा फेज होता है। और 768 जो डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम क्यूरी पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है कि आयरन होता है वो अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो खो देता है कुल मिला के, तो उसको क्यूरी पॉइंट भी बोलते हैं 768 डिग्री सेल्सियस को। तो चलिए हम समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। देखिए डाई पेनिट्रेशन मेथड इज जनरली यूज फॉर लोकेटेड। तो डाई पेनिट्रेशन मेथड आपको बताना है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए इंडियन ऑयल में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपके जो जितने भी पेट्रोलियम में BPCL है, HPCL है या फिर सेल है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सरफेस डिफेक्ट। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। इसको समझ लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन मेथड में देखिए ये 3 प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। देखिए पहला है क्लीनर है, स्प्रे है एक तरीके की ये। तो क्या करते हैं इससे, पहले समझिए, पहले पहले आप क्लीन देखिए कि पहले क्या है, इसमें क्लीनर होता है और उसके बाद देखिए पेनिट्रेंट होता है, उसके बाद डेवलपर होता है। 3 आपको स्प्रे दे रखे होते हैं। तो क्या करते हैं, ये इसका यूज किया जाता है सरफेस डिफेक्ट में, मतलब कोई भी अब सरफेस में क्रैक हो जाता है हमारा। ठीक है, तो वहां पे क्रैक कैसे पता करेंगे, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे करते क्या है कि सबसे पहले हम क्लीनर को करते हैं, उसके बाद क्लीनर का स्प्रे लगाएंगे जहाँ पे क्रैक हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या है कि कोई भी इंडियन ऑयल में काम करता है, जो भी सेल में काम कर रहे हैं, तो वो होता क्या है कि वहाँ पे कोई भी पाइप है वहाँ पे लीकेज हो जाता है, या कोई भी सरफेस है वहाँ पे लीकेज हो जाता है बहुत तेजी से। तो क्या है, उसको लीकेज को हमें बंद करना होता है। तो वहाँ पता कैसे करेंगे यहाँ पे लीकेज हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको मैंने बताया था क्लीनर है या पेनिट्रेंट है या डेवलपर है, इसकी स्प्रे स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे पहले क्लीनर से करेंगे, उसके बाद पेनिट्रेंट करेंगे, फिर डेवलपर करेंगे। तो डेवलपर के बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, रेड कलर सा हो जाएगा। वहां पे जो जैसे सरफेस, मतलब वो है आपका छिद्र है या कोई भी डिफेक्ट है वहां पे, है क्रैक है वहां पे अगर किसी सरफेस में, तो वहां पे एक व्हाइट कलर की आपको एक लाइन दिख जाएगी, जैसे राइट वाले फिगर में देखिए इस तरीके से दिख जाएगी। तो ये एक मेथड होता है इसको चेक करने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, कोई नहीं ऐसे बताता है तो अच्छी तरीके से आपको वीडियो को लाइक करना है और समझना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न भी कर लेना। ठीक है, सरफेस डिफेक्ट को चेक करने के लिए डाई पेनिट्रेशन मेथड का यूज किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील। तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट स्टील के लिए कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर 723 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरन कार्बन अलॉय कंटेनिंग 1.7 टू 4.3% कार्बन आर नॉन एज। तो आपको बताना है कि कोई भी एक आयरन कार्बन डायग्राम, उसमें अगर 1.7 से 4.3 तक अगर कार्बन की वैल्यू है तो उसको क्या बोलेंगे, किस तरीके का आयरन है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, याद रखना। और इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं इसको अलग वीडियो बना के समझा दूंगा। चलिए देखिए इसको समझिए। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ये आयरन कार्बन डाई का एक चित्र है, जो आधा 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 फोटो खींच के मैंने इसमें अच्छे से लगाया है। तो देखिए 2% से कम कार्बन, देखिए 0.8% जहाँ पे लिखा हुआ है आपका, वो यूटेक्टोइड पॉइंट होता है, ठीक है। 0.8% से लेके 2%, फिर 4.3%, ऐसे करके वैल्यू लिखी है, फिर 6.7% है। तो देखिए 0.8% से अगर कम होगा तो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील बोलेंगे। और आपका देखो 0.8% ज्यादा है तो बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोड स्टील बोलेंगे। इस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं आपको बता दूंगा, आप इसको बता देना कमेंट बॉक्स में, सर ये क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा। अब 2% से ज्यादा जहाँ पे होती है, परसेंट से कार्बन होती है, वो कास्ट आयरन में आता है। तो 4.3 से अगर कम है 2% के, और 4.3 से कम, तो उसको हाइपो यूटेक्टिक अलॉय बोलते हैं, कास्ट आयरन बोलेंगे। हाइपो यूटेक्टिक है, ध्यान रख लेना। और उसके बाद देखिए लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं वीडियो के यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे 4.3 से अगर ज्यादा है यार कार्बन, तो यहाँ पे हाइपर यूटेक्टिक अलॉय बनता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट होता है, यूटेक्टोड पॉइंट होता है। इसको समझने के लिए आपको मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है, एक वीडियो के फॉर्म में। तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, सर आयरन कार्बन डायग्राम के क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट वीडियो हम देख लेंगे। नंबर 44 देखिए, मोनेल मेटल इज अलॉय ऑफ। मोनेल मेटल आपको बताना किस किस के अलॉय होते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका निकल एंड कॉपर का होता है, ये आंसर इसका हो जाएगा। मोनेल मेटल में देख लीजिए अलॉय क्या क्या होते हैं। निकल है 68% होता है, 68%, कॉपर 29% होता है, अदर होते हैं 3%। ये कुछ परसेंटेज भी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील इज। ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 800 हो जाएगा। मतलब जहाँ पे ग्रेन्स, न्यू ग्रेन स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। देखिए सी आंसर इसका हो जाएगा 800 डिग्री। अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट इन्वॉल्व्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टील एंड अदर गैसेज इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सैंड में है, सैंड होती है मतलब बालू, उसमें क्या है कि गैस निकलती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका परमेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए परमेबिलिटी और पोरोसिटी एक ही होता है, तो इसको समझ लीजिए। इसको क्या है कि देखिए समझिए पहले, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विच परमिट द स्टीम एंड अदर गैस टू पास थ्रू द सैंड मोल्ड, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड डिपेंड्स अपॉन द ग्रेन साइज। देखिए समझिए कि इसमें क्या होता है, कोई भी हमने कैविटी मोल्ड में बनाया, जैसे कोई भी हीट मटेरियल डाला, तो उसमें क्या है, कोई भी सैंड होगा, बालू होगी, उसमें कुछ गैसेज होंगी, गरम गरम गैसेज, हॉट गैसेज, वो बाहर निकलेंगी। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोरोसिटी या परमेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, पोरोसिटी ऑफ सैंड डिपेंड्स अपॉन द ग्रेन साइज। पोरोसिटी डिपेंड करती है ग्रेन साइज पे, जैसे बालू के कण छोटे हैं या बड़े हैं उस पर डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पे मॉइस्चर एंड क्ले कंटेंट पे भी डिपेंड करती है परमेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे सैंड फाइन होगी, यहाँ पे अगर सैंड अगर छोटी छोटी होगी, बालू छोटी छोटी होगी, तो यहाँ पे देखिए पोरोसिटी जो होगी वो लो होगी, याद रखना यहाँ पे पोरोसिटी लो होगी। और अगर सैंड अगर आपकी मोटे दाने की है, ठीक है, तो वहाँ पे पोरोसिटी हाई होगी। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक ग्राइंडिंग व्हील गेट्स ग्लेज ड्यू टू। तो आपका आंसर बताना है कि ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ब्रेकिंग ऑफ एब्रेसिव, सी आंसर हो जाएगा। इसके देखिए ग्लेज को समझिए, ग्लेज होता क्या है, जैसे कोई ग्राइंडिंग व्हील है, हम मशीनिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील एक, उसके जो एब्रेसिव कण है वो घिस जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो चिकना चिकना हो जाएगा। तो उसी को ही हम, अब घिसेगा नहीं, फिर जब ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव खराब हो जाएंगे तो घिसेगा नहीं, तो वहाँ पे चिकना हो जाएगा। तो वहाँ पे उसको ही हम बोलते हैं ग्लेज, ठीक है। उस प्रोसेस को ग्लेज बोलते हैं।
तो वहाँ पे क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ एब्रेसिव, तो ब्रेक हो जाते हैं एब्रेसिव जो कण होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं ग्राइंडिंग व्हील से। तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ चैम्पलेट इज, चैम्पलेट का पर्पस क्या होता है, तो इसको आपको आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका टू सपोर्ट द कोर, कोर को सपोर्ट करने के लिए चैम्पलेट का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। अब इसको समझ लेते हैं कि चैम्पलेट होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए चैम्पलेट समझिए, चैम्पलेट देखिए फिगर में देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, कोर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पहला तो काम ये है चैपलेट कोर को सपोर्ट कर रहा है। एक तरीके का कील टाइप का होता है, आप बी पार्ट में, बी फिगर में देख सकते हैं चैम्पलेट ये होते हैं। और सी पार्ट देखिए यहाँ पे, वो क्या है, अंदर उसके हॉलो डॉटेड डॉटेड देख रहा है, हॉलो होता है। तो हॉलो करने के लिए कोर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, किसी भी मोल्ड में और कोई भी हम पार्ट बना रहे हैं, वहां पे अगर हॉलो करना है किसी पार्ट में, मतलब छेद करना है उसके अंदर, तो वहां पे कोर का यूज किया जाएगा। तो कोर बेसिकली होता है क्या, एक सैंड पार्टिकल, सैंड मटेरियल होता है, एक तरीके का बेलन टाइप का बना दो, तो उसके अंदर हम मोल्ड के अंदर रख देंगे। तो क्या है, हमें उसके अंदर अगर एक होल होलो करना है उसके अंदर, तो इसको हम रख देंगे वहां पे, ठीक है, मोल्ड के अंदर। तो इसको बोलते हैं कोर। क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो बताना मुझको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन देखिए, मॉस टेस्ट कंडक्टेड ऑन, तो मॉस टेस्ट आपको बताना है कि किस में कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर में इंडिकेटेड हॉर्स पावर को फाइंड करने के लिए आपको मॉस मॉस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 49 का डी आंसर है, जो आईसी इंजन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल में पूछा गया था लास्ट टाइम पे, सेल में भी पूछा गया था। प्लास्टिक टॉय आर मेड ऑफ यूजली प्रोड्यूस बाय यूजिंग, प्लास्टिक टॉय होते हैं जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, वो किस मोल्ड, मतलब किस कास्टिंग से बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है किस मोल्डिंग से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, इंजेक्शन मोल्डिंग। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है लास्ट में। देखिए टॉप 50 में क्वेश्चन लेके आया था, आप मुझे कमेंट में बताना कि क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, अच्छा वीडियो था या मतलब कोई कमी रह गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कोई भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। और आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है, और थोड़ा सपोर्ट करिए मेरा वीडियो को, क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए प्लीज़, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 48 लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको बताना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ, ये आपको बताना है। ABCD जो भी आंसर होगा आप बताइएगा प्लीज़, और जो भी लोग आंसर देंगे उसका मैं मतलब उसका नाम बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। तो प्लीज़ आंसर देना और थोड़ा सपोर्ट करना कि वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।